हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है फ्रेंड संतोषी के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स आज हम सभी देखने वाले हैं सेमेस्टर 4 AEC 3 हिंदी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड साथ में मैं बताऊं फ्रेंड क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग सभी का आंसर भी देखने वाले हैं, जो कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी का क्वेश्चन एंड आंसर सब कुछ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग आंसर को देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले फ्रेंड मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे थ्रू आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है फ्रेंड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपने एग्ज़ाम को बेस्ट बना पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, अपना 100% एग्ज़ाम में आप तभी दोगे जब आप पढ़ोगे, है ना। पढ़ोगे कब? जब आपको अच्छा मटेरियल मिलेगा। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा मटेरियल लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे ये मटेरियल बहुत पसंद है। तो चलिए फ्रेंड लेट्स हम क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इकाई 1 का यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और इसके भेदों का भी वर्णन करना है। ठीक है, तो इसका भी मैंने आंसर अपलोड किया, जो कि मैं नीचे पढ़ने वाली हूँ। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा फ्रेंड, विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्रिया की परिभाषा दें और इसके भेद का वर्णन करें। फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन थोड़ा स्पीड पढ़ रही हूँ, बिकॉज आपको पता है अगर मैं स्लोली पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। ठीक है, और लॉन्ग भी हो जाएगा, तो इस वजह से मैं ना नहीं चाहती कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाए, तो इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट पढ़ूंगी। ठीक है, अव्यय क्या है, अव्यय के कितने भेद होते हैं। ठीक है, वक्रतुल्यता कौशल की अर्थ और इसके घटकों का वर्णन करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए इकाई 2 का देखते हैं। इकाई 2 का हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड, कारक किसे कहते हैं, इसके भेदों का उदाहरण समझाइए। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। 9 नंबर क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं, इसके भेद का वर्णन करें। और 10 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद लेखन की अर्थ परिभाषा और लेखन की प्रक्रिया का वर्णन करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, उपसर्ग और प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, इसके बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स अब हम क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन तो हमने देख लिया, क्वेश्चन के साथ साथ फ्रेंड्स आंसर भी देखेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो यहाँ पे सारा कुछ है, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए फ्रेंड। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव या किसी विशेष चीज के नाम को प्रकट करता है, इस नाम या नाउन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोई हमारा पॉइंट है, संज्ञा के प्रकार, के संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः फ्रेंड 5 प्रकार की होती है हमारी संज्ञा। फर्स्ट है फ्रेंड हमारा जातिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, वैसे हम हिंदी में एग्जाम लिखने वाले हैं तो हिंदी में देखते हैं। ठीक है, यह किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या चीज के नाम को प्रकट करती है, उदाहरण राम, दिल्ली, गंगा, ताजमहल। ठीक है, सेकंड है हमारा फ्रेंड जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन, तो यह किसी वर्ग, जाति या समूह के सामान्य नाम को प्रकट करती है, उदाहरण लड़का, शहर, नदी, पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भौतिकवाचक संज्ञा। ठीक है, भौतिकवाचक संज्ञा को फ्रेंड द्रववाचक संज्ञा भी कहते हैं, यानी कि मटेरियल नाउन। ठीक है, तो यह उन पदार्थों या चीज़ों के नाम को प्रकट करती है जिनसे अन्य चीज़ें बनाई जाती है, उदाहरण है सोना, चांदी, लोहा, पानी इत्यादि। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो यह किसी गुण, अवस्था, भाव या स्थिति के नाम को प्रकट करती है जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, उदाहरण में फ्रेंड प्रेम, साहस, ईमानदारी और दुख। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पॉइंट है हमारा समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यह एक साथ कई व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के समूह को प्रकट करती है, उदाहरण सेना, झुंड, टोली और भीड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हमारा इसमें सारांश दिया हुआ है, यानी कि निष्कर्ष दिया है, संज्ञा भाषा का मूल तत्व है जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या भावना को नाम देकर परिभाषित करती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा सर्वनाम का। ठीक है फ्रेंड, तो सर्वनाम का हम लोग देख लेते हैं। तो सर्वनाम का फ्रेंड्स, सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जब बार बार किसी संज्ञा का उपयोग करना सही ना हो तो उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य को सरल, संक्षिप्त और प्रभावी बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है सर्वनाम के भेद, कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो यह वस्तु या व्यक्ति या वस्तु को इंगित करता है, उदाहरण यह, वह, ये, वे। ठीक है, वाक्य वह स्कूल गया। पुरुषवाचक का एक और डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, और प्रथम पुरुष, ठीक है,
तीनों का वर्णन हो, ठीक है, तीनों के बारे में पता चले, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम में देख लीजिए, यह उस स्थिति में प्रयोग होता है जब कर्ता और कर्म एक ही हो, ठीक है। उदाहरण स्वयं अपना, यानी कि जब हम स्वयं की बात करते हैं, जब कर्ता भी हम खुद ही होते हैं और कर्म हम ही करते हैं, तब फ्रेंड उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं अपना, ठीक है। अब यहाँ पे वाक्य है, उसने स्वयं यह काम किया, ठीक है। 3 नंबर हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, यानी संबंध का तीसरा भेद है हमारा सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। यह इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। यह दो वाक्यों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और संकट प्रकट करता है, ठीक है। उदाहरण में जो, जिसे, जिसका, ठीक है। वाक्य यह वही लड़की है जो प्रथम आया, ठीक है। 4th नंबर हमारा सर्वनाम का टाइप है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। यह प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण कौन, क्या, कैसे, ठीक है। वाक्य क्या आप यहाँ आए थे, तो ये प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड, क्या, तो क्या हमारा कौन सा सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पे देखिए निश्चयवाचक, यह किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की स्पष्ट पहचान बताता है। उदाहरण में यह, वह, ये, वे, ठीक है। वाक्य यह मेरी किताब है, ठीक है। तो वाक्य में भी आपको प्रस्तुत करके दिखाया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये PDF है फ्रेंड्स, अगर अच्छे से पढ़ो तो एग्जाम बेस्ट जाएगा आपका। यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम हमारा छठा और लास्ट सर्वनाम का भेद है। यह किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। उदाहरण कोई, कुछ, किसी। वाक्य फ्रेंड कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अब इसका सारांश देख लेते हैं सर्वनाम का। तो सारांश है, सर्वनाम वाक्यों में संज्ञा का स्थान लेते हैं और संज्ञा के बार बार प्रयोग से बचने के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम क्या है फ्रेंड, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं, हम लोग किसी डॉक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर की जगह पे जो हम लोग वे लोग का बात बोलेंगे, डॉक्टर बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, पेशेंट का बहुत ख्याल रखते हैं डॉक्टर, बट हम लोग वहाँ पे क्या करें, डॉक्टर की जगह पे अगर हम लोग वे ऐड कर रहे हैं तो वे हमारा यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विशेषण, ठीक है। विशेषण, तो विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है या उसकी विशेषता में वृद्धि करता है, या संज्ञा या सर्वनाम के गुण, मात्रा, संख्या, आकार, रंग, रूप आदि के बारे में जानकारी देता है। सर्वनाम के भेद, या सॉरी फ्रेंड्स, विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग आदि का बोध कराता है उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है सुंदर लड़की, लाल फूल, बड़ा कमरा, ठीक है। सेकंड है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं। जो संज्ञा के परिमाण या मात्रा का बोध कराता है। उदाहरण थोड़ा पानी, अधिक मेहनत, पर्याप्त धन, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है, जो परिमाण या मात्रा का बोध कराता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। जो संज्ञा की संख्या या क्रम का बोध कराता है इसे 3 उपभेदों में बांटा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे संख्यावाचक विशेषण को 3 उपभेदों में बांटा गया है। पहला है निश्चित संख्यावाचक, जो निश्चित संख्या बताए, जैसे 5 छात्र, 3 किताबें, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक, जो संख्या को अनिश्चित रूप में बताएं, जैसे कुछ लोग, कई पक्षी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्रमवाचक संख्यावाचक, जो क्रम या पंक्ति को बोध कराए, जैसे पहला स्थान, 5वां स्थान, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 4 नंबर का जो हमारा सर्वनाम है फ्रेंड, विशेषण है, वो है सर्वनामवाचक विशेषण, ठीक है। जो सर्वनाम का बोध कराता है उसे संज्ञा की विशेषता बताता है, ठीक है। मेरा घर, उसका दोस्त, उसकी गाड़ी, ठीक है। चलिए हम लोग 5th नंबर का लास्ट सर्वनाम का विशेषण का भेद देख लेते हैं, ठीक है। तो संबंधवाचक विशेषण, जो संज्ञा के संबंध का बोध कराता है। उदाहरण राम का घर, गीता की किताब, बच्चों के खेल, ठीक है। अब चलिए इन सभी भेदों के माध्यम से विशेषण संज्ञा और सर्वनाम को और अधिक स्पष्टता प्रदान करता है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था क्रिया, है ना, कि क्रिया क्या है। तो चलिए सबसे पहले क्रिया की परिभाषा देखते हैं। क्रिया उस शब्द को कहते हैं जो किसी कार्य के होने या करने की अवस्था को व्यक्त करता है। यह वाक्य का मुख्य भाग होती है जो यह बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है, क्या हुआ है या क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उदाहरण देख लेते हैं। वह खेल रहा है, सूरज उगता है, मैं खाना खाऊंगा, ठीक है। अब क्रिया के भेद देखते हैं। क्रिया के प्रमुख रूप से निम्नलिखित भेद होते हैं। आप क्रिया के जो भेद है वो देख रहे हैं स्वरूप के आधार पर, ठीक है फ्रेंड। तो स्वरूप के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब दोनों का डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। वैसे
मैं आपको ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं फ्रेंड जिसमें या तो कर्म होता है या फिर कर्म रहने की संभावना होती है, ठीक है। लेकिन अकर्मक क्रिया में कर्म होता भी नहीं है और कर्म होने की संभावना भी नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। वह क्रिया जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए कर्म की आवश्यकता रखती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे उसने पुस्तक पढ़ी तो उसने क्या पढ़ी, पुस्तक, तो पुस्तक कर्म हो गया, ठीक है, और पढ़ना यहाँ पे हो गया हमारा वर्ब, क्रिया, ठीक है। सेकंड हमारा अकर्मक क्रिया, वह क्रिया जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं रखती, ठीक है। जैसे बच्चा सो रहा है, ठीक है, या फिर वह खाता है, तो ये हमारा कर्मक क्रिया हो जाएगा फ्रेंड्स। अब काल के आधार पर क्रिया का प्रकार देखते हैं। स्वरूप के आधार पे 2, सकर्मक और अकर्मक। अब काल के आधार पे क्रिया को देखते हैं, तो वर्तमान काल की क्रिया, भूतकाल की क्रिया, भविष्यत काल की क्रिया, 3 है, ठीक है फ्रेंड। वर्तमान काल की क्रिया हो गई जो क्रिया वर्तमान समय में हो रही हो, जैसे वह खाना खा रहा है। भूतकाल की क्रिया जो क्रिया किसी बीते हुए समय में होती हो, उसने पानी पिया। भविष्यत काल की क्रिया जो क्रिया आने वाले समय में होगी, उदाहरण वह स्कूल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड यहाँ पे प्रकृति के आधार पे, ठीक है, प्रकृति के आधार पे क्रिया का भेद। तो प्रकृति के आधार पे फ्रेंड क्रिया का 2 भेद होता है, सामान्य क्रिया और विशेष क्रिया, ठीक है। अब सामान्य क्रिया का डेफिनेशन देखते हैं, जो सामान्य कार्य को व्यक्त करे, उदाहरण मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। विशेष क्रिया जो विशेष गुण, अवस्था या भाव को व्यक्त करे, ठीक है, उदाहरण वह खुश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विधि के आधार पर। तो विधि के आधार पे हमारा हो गया निषेधात्मक क्रिया, ठीक है, जो मना करने या रोकने का भाव स्पष्ट करे, ठीक है, उदाहरण हमारा वहाँ मत जाओ, ठीक है। विधि के आधार पे फ्रेंड, विधि के आधार पर भी 2 ही है, एक निषेधात्मक, दूसरा विधिवाचक, ठीक है। तो निषेधात्मक उसे बोलते हैं जो मना करने या रोकने का भाव स्पष्ट करे, ठीक है, जैसे वहाँ मत जाओ। विधिधात्मक क्रिया हो गया आपका जो आज्ञा, निवेदन या सलाह प्रकट करे, उदाहरण कृपया दरवाज़ा बंद कर दें, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अन्य भेद, ठीक है, क्रिया के अन्य भेद। चलिए देख लेते हैं। सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे वह पढ़ रहा है, ठीक है। मुख्य क्रिया जो वाक्य का मुख्य कार्य व्यक्त करती है, उदाहरण वह दौड़ता है। भाववाचक क्रिया जो भाव को व्यक्त करे, ठीक है, उदाहरण मुझे डर लग रहा है, ठीक है। अब निष्कर्ष इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। क्रिया भाषा का महत्वपूर्ण भाग है जो कार्य, स्थिति या समय को स्पष्ट करती क्रिया के भेद हमें इसे बेहतर समझने में मदद करते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं अव्यय, ठीक है, कि अव्यय क्या होता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। अव्यय संस्कृत और हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। अव्यय वे शब्द होते हैं जो वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जुड़ते हैं परंतु उनका रूप, विभक्ति, वचन, लिंग आदि नहीं बदलता। अव्यय का अर्थ होता है जो ना बदले, इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अव्यय के भेद, ठीक है, तो चलिए अव्यय के भेद देखते हैं। अव्यय को उनके उपयोग और कार्य के आधार पर कई भेदों में बांटा गया है। मुख्यतः अव्ययों के 4 भेद माने जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट है क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण क्या है। ये क्रिया की विशेषता बताते हैं, उदाहरण जल्दी, धीरे, वहाँ, यहाँ। जैसे में देख लेते हैं फ्रेंड्स, वह धीरे चलता है, वाक्य के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। राम यहाँ आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग समुच्चय बोधक या फिर इसको संयोजक अव्यय भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाक्य शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। उदाहरण है फ्रेंड हमारा और, लेकिन, अथवा। जैसे में वाक्य के साथ प्रस्तुत करके देखें तो राम और श्याम पढ़ाई कर रहे हैं, वह पढ़ता है लेकिन ध्यान नहीं देता। 3 नंबर का है फ्रेंड्स हमारा विस्मयादि बोधक यानी कि भाव सूचक अव्यय, ठीक है। ये मन के भावों, आश्चर्य, खुशी, दुख आदि को व्यक्त करते हैं। उदाहरण अरे, वाह, हाय, अहो। जैसे में वाक्य के साथ प्रस्तुत करके अरे यह क्या हो गया, वाह तुमने अच्छा काम किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निपात, ठीक है। नेक्स्ट इसका चौथा भेद जो वो है निपात। ये वाक्य में विशेष बल देने या किसी अन्य उद्देश्य से प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण ही, तो, ही, भी, मात्र, ठीक है। वाक्य में प्रस्तुत करके मैं वहाँ ही जाऊँगा, वह किताब भी पढ़ूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कंक्लूजन इसका क्या है। अव्यय वाक्य में स्थायित्व बनाए रखते हैं और व्याकरण में विशेष भूमिका निभाते हैं। इनका सही प्रयोग भाषा को अधिक प्रभावशाली और व्यवस्थित बनाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वक्तृता कौशल, ठीक है। वक्तृता कौशल क्या होता है, ठीक है, यानी कि वक्तृता कौशल, ठीक है, का अर्थ है प्रभावी ढंग से, स्पष्ट रूप से और संप्रेषणीय तरीके से बोलने या संवाद करने की क्षमता। यह हिंदी भाषा
यह कौशल हिंदी भाषा में संचार को प्रभावी और सार्थक बनाता है। वक्तृता कौशल किसी व्यक्ति की भाषा पर पकड़, अभिव्यक्ति की क्षमता और विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने की योग्यता को दर्शाता है। चलिए देखते हैं जो वक्तृता कौशल है इसके घटक कितने हैं। तो चलिए फर्स्ट इसका घटक है भाषा ज्ञान, यानी कि हिंदी भाषा की व्याकरण, शब्दावली और वाक्य विन्यास पर मजबूत पकड़, सही उच्चारण और शब्दों का सही संदर्भ में प्रयोग। ठीक है। सेकंड स्पष्टता, तो इसको और अच्छे से देखते हैं स्पष्टता को। तो यहाँ पे देखिए विचारों को स्पष्ट और सरल भाषा में व्यक्त करना ताकि श्रोता उसे आसानी से समझ सके, अस्पष्ट और जटिल वाक्यों से बचना। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा ध्वनि और उच्चारण। ठीक है। शब्दों और वाक्यों के उच्चारण में अस्पष्टता और सटीकता, स्वर, स्वराघात और तालमेल का सही अनुप्रयोग। ठीक है। फोर्थ है हमारा आशय और भाव। यहाँ पे देखिए बोलते समय उचित भाव और आशय व्यक्त करना, श्रोता को संदेश का सही अर्थ और भावना समझ में आ सके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा श्रवण कौशल। ठीक है, यानी कि लिसनिंग स्किल। अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता होना ज़रूरी है। दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और उनके अनुसार उत्तर देना। ठीक है। संदर्भानुकूलता, परिस्थिति और संदर्भ के अनुसार अपनी भाषा और शैली को बदलने की क्षमता। औपचारिक और अनौपचारिक संवाद में अंतर समझना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के साथ बोलना, घबराहट और झिझक से मुक्त होकर अपनी बात रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभिव्यक्ति और शैली। संवाद को रोचक बनाने के लिए अभिव्यक्ति में विविधता लाना, विभिन्न भाषाई उपकरणों उदाहरण लोकोक्ति मुहावरे का प्रयोग। गति और लय, बोलने की गति ना हो तो बहुत तेज हो और ना ही बहुत धीमी, यानी कि बोलने की गति ना तो बहुत तेज हो और ना ही बहुत धीमी हो। ठीक है। वाक्य के बीच सही ठहराव देना। शारीरिक भाषा, संवाद के दौरान आँखों का संपर्क, हाथों की मुद्राएं और शरीर का संरेखण। ठीक है। इसका महत्व देख लेते हैं कि इसका महत्व क्या है। जो वक्तृता कौशल, इसका महत्व क्या है। तो वक्तृता कौशल न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संवाद को प्रभावी बनाता है, गलतफहमियों को कम करता है और दूसरों पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। आप इसे कैसे विकसित करना चाहते हैं इस पर चर्चा करें और सुझाव दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा कारक, कि कारक क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरणिक संबंध है जो क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच स्थापित होता है। दूसरे शब्दों में वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। इसे पहचानने के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कारक के भेद और उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं। कर्ता कारक कौन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, पहला हमारा कर्ता कारक कौन के द्वारा। वाक्य में जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। उदाहरण राम ने खाना खाया, तो यहाँ राम करता है। ठीक है। कर्म कारक किसे क्या, जिस पर कार्य किया जाए उसे कर्म कहते हैं। उदाहरण सीता ने कहानी लिखी, यहाँ कहानी कर्म है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा करण कारक। ठीक है, किसके द्वारा, किस साधन से। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कार्य करने के साधन या उपकरण को करण कहते हैं। ठीक है। उदाहरण मोहन ने कलम से पत्र लिखा, यहाँ कलम करण है। ठीक है फ्रेंड्स। संपदान कारक किसके लिए, किसे, जिसे फल या जिसे कार्य का फल प्राप्त हो उसे संप्रदान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उदाहरण है हमारा गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, यहाँ शिष्य संप्रदान है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आपादान। ठीक है। अपादान कारक यहाँ कहाँ से, किससे, वियोजन या अलग होने का बोध कराता है। उदाहरण पेड़ से पत्ते गिर गए, यहाँ पेड़ आपादान है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संप्रयोग या फिर इसको संपदान भी कहते हैं। किसके साथ, संयोग या साथ का बोध कराता है। उदाहरण वह मित्र के साथ बाजार गया, यहाँ मित्र संयोग कारक है। अधिकरण कारक कहाँ पर, किसमें, कार्य का स्थान बताता है। उदाहरण बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ मैदान अधिकरण कारक है। ठीक है। कारकों की पहचान विभक्ति चिन्ह ने, को, से, में, पर आदि के आधार पर की जाती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संधि। हिंदी व्याकरण में संधि का अर्थ है दो शब्दों या ध्वनियों का ऐसा मेल जिससे उनका उच्चारण और रूप बदल जाता है। जब दो शब्द या अक्षर आपस में मिलते हैं तो उनके बीच होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यह ध्वनि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण नियम है। संधि के प्रकार,
संधि को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब देखिए संधि के जो 3 भागों में बांटा गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसको हम लोग डिफाइन करके देखते हैं। स्वर संधि क्या होता है फ्रेंड्स? स्वर संधि जब 2 स्वरों के मेल से ध्वनि में परिवर्तन होता है तो इसे स्वर संधि कहते हैं। राम प्लस आलय है ना, रामालय। नदी प्लस ईश्वर, नदीश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, स्वर संधि के उप प्रकार। दीर्घ संधि, समान स्वर मिलने पर दीर्घ स्वर बनता है। उदाहरण गगन प्लस ईश यानी कि गगनीश। गुण संधि, आ ई उ के बाद आ ई उ आने पर परिवर्तन होता है। उदाहरण भू प्लस अन्न है ना, भवान। चलिए नेक्स्ट हमारा वृद्धि संधि। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, आ या आ के बाद ए ओ आने पर ए या ओ का दीर्घ रूप बनता है। ठीक है, उदाहरण नर प्लस औषध यानी कि नैरोषध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि को हम लोग देख लेते हैं। तो व्यंजन संधि में देखिए, जब व्यंजनों के मेल से ध्वनि में परिवर्तन होता है तो इसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण फ्रेंड्स सत प्लस गुण यानी कि सदगुण, सगुण। तत् प्लस तव यानी कि तत्व। विसर्ग संधि है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट। जब विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो ध्वनि में परिवर्तन होता है। उदाहरण राजा प्लस ईश्वर यानी कि राजेश्वर। गजा प्लस इंद्र बराबर गजेंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसका महत्व देख लेते हैं कि संधि का क्या महत्व है। संधि का उपयोग भाषा को अधिक सुंदर, सरल और प्रभावशाली बनाने में होता है। यह शब्द को जोड़कर वाक्य की ध्वनि को सुगम बनाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं समास का। ठीक है, समास बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सारे टॉपिक का तो मैं नहीं कह सकती, बट समास तो 100% एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। चलिए देख लेते हैं। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना एक नया शब्द होता है जो अर्थ में संक्षिप्त और विशिष्ट होता है। समास के द्वारा 2 या 2 से अधिक शब्दों में मेल से एक ऐसा शब्द बनता है जो उन सभी शब्दों का समाहित अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स, समास के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। फर्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। इस प्रकार के समास में 2 समानार्थक शब्द एक साथ आते हैं। इसका अर्थ दोनों शब्दों के अर्थ का सम्मिलित रूप होता है। उदाहरण राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। माता पिता, माता और पिता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा तत्पुरुष समास। इसमें पहला शब्द दूसरे शब्द के विशेषण के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ है के रूप में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, के रूप में होता है। उदाहरण ताजमहल, राजा का महल। विद्यार्थी वृत्ति, विद्यार्थी की वृत्ति। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड द्विगु समास। ठीक है, इसमें 2 समानार्थक या असमानार्थक शब्दों के जोड़ से बना नया शब्द होता है। यह शब्द 2 गुणात्मक अर्थों को एक साथ व्यक्त करता है। उदाहरण द्विगुण मतलब 2 गुण, त्रिगुण मतलब 3 गुण। ठीक है फ्रेंड्स, और द्विगु समास का एक और डेफिनेशन है कि इसमें जो फर्स्ट शब्द होता है ना फ्रेंड्स, वो संख्यावाचक होता है। जैसे 2 गुण तो 2 एक संख्या है, त्रिगुण तो 3 एक संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, इस समास में उस शब्द का अर्थ होता है जो पहले शब्द के गुण या विशेषता को व्यक्त करता है और वह खुद पूरा अर्थ नहीं देता। उदाहरण अरण्यवासी, वह व्यक्ति जो वन में रहता है। महानुभाव, महान व्यक्ति। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास, इसमें एक अव्यय जैसे एक, बहुत आदि और एक ऐसा संज्ञा का समावेश होता है। इसमें शब्दों का योग एक विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। उदाहरण सर्वज्ञ, जो सब जानता है। सहृदय, दिल से एक जैसा। ठीक है फ्रेंड्स, इन भेदों के माध्यम से हम समास का अर्थ और उपयोग आसानी से समझ सकते हैं। यस फ्रेंड, डेफिनेटली समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अनुच्छेद लेखन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा। अनुच्छेद लेखन वह कला है जिसमें किसी विशेष विषय पर विचारों को व्यवस्थित रूप से एक स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है। यह एक छोटे से विचार या विषय को विस्तारित रूप में एकजुटता और स्पष्टता के साथ लिखने की प्रक्रिया है। एक अनुच्छेद में विचारों की स्पष्टता और तार्किकता होनी चाहिए ताकि पाठक को उसे समझने में कोई कठिनाई ना हो। लेखन की प्रक्रिया देखते हैं फ्रेंड्स। विचारों का संकलन। सबसे पहले लेखन से संबंधित विचारों और बिंदुओं को एकत्रित किया जाता है। यह चरण विचारों को मुक्त रूप में लिखने का होता है, जिससे लेखक को अपने विषय के विभिन्न पहलुओं पर सोचने का अवसर मिलता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लेखन की प्रक्रिया में। पहला तो है विचारों की संकलन। ठीक है फ्रेंड, दूसरा है हमारा योजना बनाना यानी कि प्लानिंग। एक बार विचारों का संकलन कर लिया गया तो अगला कदम उन विचारों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है।
इस प्रक्रिया में यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सा विचार पहले आएगा और कौन सा बाद में, और कौन सा विचार मुख्य बिंदु बनकर केंद्र में रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रूपरेखा। ठीक है फ्रेंड्स, रूपरेखा यानी कि आउटलाइन कैसा होना चाहिए। लेखन से पहले एक बुनियादी रूपरेखा तैयार की जाती है जो अनुच्छेद के प्रत्येक खंड, प्रस्तावना, मुख्य विचार, निष्कर्ष के बारे में दिशा निर्देश देती है। लेखन यानी कि राइटिंग कैसी होनी चाहिए। अब वास्तविक लेखन की प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ पर लेखक अपने विचारों को वाक्य और पैराग्राफ में बदलता है। इसमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि विचारों को एक तार्किक और सुसंगत तरीके से प्रस्तुत किया जाए। संपादन यानी कि एडिटिंग कैसा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लेखन के बाद उसे संपादित किया जाता है ताकि भाषा की त्रुटियां दूर की जा सके। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि विचारों में कोई असंगति ना हो और अनुच्छेद का उद्देश्य स्पष्ट रूप से पाठक तक पहुंचे। 6 पॉइंट है हमारा अंतिम रूप देना। ठीक है, संपादन के बाद अंतिम रूप से लेखन को पढ़ा जाता है और यदि आवश्यक हो तो सुधार किए जाते हैं। अब लेखन तैयार है और इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। यह प्रक्रिया अनुच्छेद लेखन के लिए सामान्य दिशा निर्देश है जो लेखन को सुगम और प्रभावशाली बनाती है। अब हमारे एक और पॉइंट है फ्रेंड, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, हम इसको भी देख लेते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि उपसर्ग प्रत्यय होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो वर्ड के स्टार्टिंग में आकर के जुड़ता है ना, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपका अभिहार, ठीक है, या अभिवादन, तो जो आपका अभी है वो आपका हो जाएगा उपसर्ग, क्योंकि ये वर्ड के पूर्व में आके जुड़ता है। दूसरा है हमारा प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय हो गया जो अंत में आकर के जुड़ता है, जो शब्दों के अंत में आके जुड़ता है। जैसे शक्ति में जो हमारा ती है वो अंत में आके जुड़ रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रत्यय। ठीक है, तो चलिए हम इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दों के रूप में संज्ञा या क्रिया या विशेषण को बदलने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर होता है। फर्स्ट है हमारा उपसर्ग। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द से के पहले जुड़ता है, जिससे उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, उदाहरण हो गया हमारा जैसे अग्नि में आग है ना, जैसे अवसर में आ रहा है ना पूर्व में, तो ये हमारा उपसर्ग हो गया। ठीक है, उपसर्ग का उद्देश्य शब्द का अर्थ बदलने के लिए उस पर कोई विशेषता जोड़ना या नकारात्मकता प्रकट करना होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं सफिक्स यानी कि प्रत्यय देखते हैं। ठीक है, प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द के बाद जुड़ता है। ठीक है, और वह शब्द का रूप, काल, लिंग, वचन आदि बदलता है। उदाहरण है फ्रेंड यहाँ पे आपका ता कैसे जुड़ा, देखिए सत्यता में जरा सच्चा था, लेकिन ता जुड़ गया तो सत्यता हो गया ना, गायकी बन गया ई जुड़ के। ठीक है, तो प्रत्यय शब्द के रूप को परिवर्तित करता है, जैसे कि क्रिया का रूप बदलना, खेलना, खेल है ना, या किसी विशेषता का निर्माण करना। ठीक है, जैसे सौंदर्य से सुंदरता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट इसमें मुख्य अंतर देख लेते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में मुख्य अंतर, तो 2 अंतर है फ्रेंड्स इसका। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और अर्थ में बदलाव करता है। ठीक है, प्रत्यय क्या करता है फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है और रूप में बदलाव करता है। ठीक है फ्रेंड, वो अर्थ में बदलाव करता है तो ये रूप में बदलाव करता है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आपको मैं बताऊं, जितना भी आपका इकाई 1 और इकाई 2 के जितने भी टॉपिक थे फ्रेंड, मैंने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर दिया है, जो कि आपके एग्जाम के बेसिस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कल आपका एग्जाम में अच्छे तरीके से इस पीडीएफ को 2 बार 3 बार 4 बार बिना स्किप किए वॉच करिए। सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, क्योंकि मैंने लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज मैंने इसको रीड किया हुआ है। और अगर आप मेरी आवाज़ को सुनते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से याद होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी से मेरी अंत में यही रिक्वेस्ट होगी फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। चल